देखिए ये चैप्टर सेकंड है क्लास 10th की इकोनॉमिक्स का, द सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। दोनों ही चैप्टर 1 और चैप्टर 2 बड़े कनेक्टेड से चैप्टर हैं। चैप्टर 1 में आपने देखा कि हमने कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ली और उन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को हमने प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर में डिवाइड किया। कुछ हमने देखा उसमें। इस चैप्टर में हम इसको और ब्रॉड लेवल के ऊपर स्टडी करेंगे। अब इस चैप्टर में एक बड़ी अच्छी बात है कि ये जो सेक्टर्स वर्ड है ये अपने आप में इंपॉर्टेंट है कि क्या है, क्या मतलब है सेक्टर्स का। सेक्टर्स का मतलब कुछ नहीं है, इसका मतलब है क्लासिफिकेशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज, बस और कुछ नहीं। जैसे कि आपने क्लास 9th के अंदर पढ़ा था किंगडम मोनेरा, किंगडम जो आपने बहुत से पढ़े थे बायोलॉजी के अंदर, यहाँ पर भी क्लासिफिकेशन किया गया है और इस क्लासिफिकेशन की वजह से हमारा जो काम है स्टडी करने का पूरी इकोनॉमी को, वो आसान हो जाता है। हम देख पाते हैं इन सेक्टर्स के अंदर इकोनॉमिक एक्टिविटी डिवाइड हो पाई तो हम इनके बीच में एक कंपैरिजन कर पाते हैं कि जी कौन सा सेक्टर ज़्यादा अच्छा काम कर रहा है। सभी सेक्टर्स को जब मिला दिया जाता है, तीनों की प्रोडक्शन की वो मिला दी जाती है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी, तो ओवरऑल आपकी जीडीपी आ जाती है और उससे पता चलता है कि आपके देश के अंदर कुल कितना प्रोडक्शन चल रहा है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की क्या कंडीशन चली हुई है। इस चैप्टर के अंदर हम 3 सेक्टर्स, मतलब जो सेक्टर्स हैं उनको 3 तरह से देखेंगे। सबसे पहला जो होगा वो होगा प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। सेकेंड लेवल के ऊपर हम देखेंगे ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड और थर्ड लेवल के ऊपर हम देखेंगे पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर। देखिए प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी, क्योंकि अब आपके सब्जेक्टिव तो आना नहीं, ऑब्जेक्टिव आना है, तो बहुत ध्यान से देखिएगा, इन तीनों को बहुत लिंक्ड हैं ये। देखो एक एग्जांपल मैं लेता हूं। मान लीजिए एक फार्मर है ए। इस ए फार्मर ने वीट उगाई, यानी कि गेहूं, इसने गेहूं का उत्पादन किया। एक अजम्पशन, देखिए इकोनॉमिक्स के साथ एक प्रॉब्लम है कि इकोनॉमिक्स को समझने के लिए हमें अजम्पशंस लेनी पड़ती हैं। अजम्पशंस, जबकि हमें पता है कि ये फ्री में गेहूं उगा ही नहीं सकता, इसको बीज खरीदने के लिए पैसा चाहिए, इसको अपना पानी जो है इरिगेशन के लिए इसको पैसे देने पड़ते हैं, इसको फर्टिलाइजर्स के लिए, पेस्टिसाइड्स के लिए पैसे देने पड़ते हैं। पर अज्यूमिंग सीपी मतलब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, किसी चीज को बनाने की लागत इसकी 0 है। इसने वीट प्रोड्यूस किए और इस वीट को इसने एक फ्लोर मिल को दे दिया। फ्लोर मिल क्या करती है कि इस वीट से आटा बना देती है। कितने रुपए में दिया जी? 100 रुपीज पर केजी इसने दिया। और मैं मान लेता हूं कि ये वीट जो है ये 1 किलो ही उगे, तो 100 रुपए इसने कमा लिए। ए व्यक्ति ने जो है, ये हम एक बॉक्स बनाते हैं, इस बॉक्स के अंदर हम लिखते हैं पर्सन्स ए बी सीपी, या आप ये देख लो अर्निंग, टोटल अर्निंग, और ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की इतना, इसका खुद का ही कितना लग गया। तो इसने 100 रुपए कमाए, ए ने 100 रुपए कमाए, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 0 है। और यहां पर आप देखो जी नेट प्रॉफिट, या इस नेट प्रॉफिट को ही बोला जाता है वैल्यू एडिशन। मैं आपको बताऊंगा कैसे वैल्यू एडिशन। मान लेते हैं, आप इसको प्रॉफिट ही समझो अभी, तो 100 टोटल अर्निंग माइनस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, तो ये तो 100 आ गया इसका नेट प्रॉफिट। वैल्यू एडिशन का मतलब ही प्रोडक्शन है। प्रोडक्शन, वैल्यू एडिशन एक ही बात होती है। जब आप किसी चीज को प्रोड्यूस करते हैं, यानी कि आप उसमें कोई वैल्यू ऐड कर देते हैं, इसीलिए आपको उसका पैसा मिलता है। अब इस व्यक्ति ने, देखिए यहां पर वैल्यू एडिशन ध्यान से समझ में आएगा। इसने क्या किया कि इस गेहूं को प्रोसेस किया, इस गेहूं को प्रोसेस करके और इसने एक बेकरी वाले को बेच दिया। गेहूं को प्रोसेस किया फ्लोर मिल ने और फ्लोर बना दिया, उसका आटा बना दिया जी।
बेकरी वाले को इसने बेच दिया और इसने क्या किया कि ये फ्लोर भी मैं मान लेता हूं कि 1 kg, अज्यूम कर रहा हूं सिर्फ। यहां इसने अपनी प्राइस क्या की 150 रख दीजिए, 150, ठीक है। यहां डालो जी टोटल अर्निंग, बेकरी वाले ने बी को कितने पैसे दिए, 150 रुपए दिए जी, 150 रुपीज दिए। तो क्या 150 रुपए बी का नेट प्रॉफिट है? यार 150 रुपए कैसे हो सकता है? यहां इसने 100 रुपए इससे खरीदे भी तो हैं, एक होलसेलर है। आप देखें कि आपके गांव का जो दुकानदार है वो कोई चीज आपको 1 रुपए में बेच रहा है, तो क्या वो उसको 1 रुपए की पड़ी होगी? क्या हमें सोचना होगा कि उसको सस्ती पड़ी है, उसने अपना मार्जिन रख के आपको दे दिया। इसने 100 रुपीज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इसके लिए, ये वाली जो इसने ए को ऑलरेडी दिए थे, मैं मान लेता हूं कि इसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन फिर 0। याद रखिएगा ये रियल लाइफ कंडीशन नहीं है। इकोनॉमिक्स में एक वर्ड बोला जाता है इकोनॉमिक मॉडल। एन ग्रेगोर मैनक्यू की एक बुक है मैक्रो इकोनॉमिक्स, उसमें आप इसको बहुत डिटेल से देखते हैं कि इकोनॉमिक मॉडल का मतलब है कि आप एक हाइपोथेटिकल कंडीशन में एक मॉडल डेवलप करते हो, किसी चीज को समझने की कोशिश करते हैं। भाई बिजली भी तो इसकी लगी है, वो मशीनें चली हैं, बिजली लगी है, वो काम करने वाले लोग लगे हैं, पर मैं अज्यूम कर लेता हूं फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी कि जी इसने तो हाथ से चक्की पीस दी जी, ये अकेला ही आदमी लगा हुआ है। तो अब इसके 100 रुपये आप वापिस कर दो तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 100 रुपये ही है। और अगर आप थोड़ा सा और समझना चाह रहे हो इसको डिटेल और थोड़ा सा अगर रियल लाइफ लें, तो मान लो इसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 20 रुपये लगी, मतलब बिजली का खर्चा और इसने अपने जो काम करने वाले लोगों को जो वेजेस दिए 20 रुपये, वो तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितनी आ गई 120, क्योंकि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में आपने इंटरमीडिएट को भी जोड़ दिया है। अब देखें तो ये जो सी है, अब इसने क्या किया, बेकरी वाले ने बिस्किट बना दिए, बिस्किट्स बना दिए और डी को बेच दिए। ये होलसेलर है और इसको 200 रुपए के इसने बिस्किट बेच दिए, 4 पैकेट बिस्किट बना के 200 रुपए के इसको दे दिए, ठीक है। अब यहां पर देखें आप 200 रुपए जब इसने दिए तो इसका मतलब इसका 150 ये और इसका भी सीपी में मान लू 20 रुपए, तो 170। यहां से इसने 150 रुपए में खरीदे थे, 20 रुपए अपनी तरफ से लगा दिए और टोटल 200 रुपए प्राप्त किए, 170 इसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब हम डी की कंडीशन को देखते हैं। डी ने क्या किया, डी ने मान लेते हैं कि आप यहीं आ गए, ये होलसेलर रिटेलर एक ही है, आप यहां से ले गए, इसने 210 रुपए में आपको दे दिया, तो इसको कितना फायदा हो गया 10 रुपए का, टोटल 210 कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि इंटरमीडिएट को जोड़ दें। अब देखो 150 माइनस 120 30 रुपए, 200 माइनस ये 30 10। अब मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं, ये आपके थोड़ा सा तो दे दिया इन्होंने, पूरा डिटेल में समझाया नहीं, इसीलिए कंफ्यूजन क्रिएट होता है। क्लास 12th में इकोनॉमिक्स में इस सब को समझने के लिए आपके क्वेश्चंस बनते हैं, वहां पे मतलब पूरा एक चैप्टर बताया गया। वहां पूरा एक चैप्टर आपके लिए है क्लास 12th में इकोनॉमिक्स में। यहां आपको समझना क्या है, ये जो वीट है, यहां मैं सिर्फ आपको 2 चीजें बता रहा हूं कि ये गुड्स है, कोई भी सर्विसेज नहीं है। तो गुड्स 2 तरह के होते हैं, एक होते हैं फाइनल गुड्स, एक होते हैं इंटरमीडिएट गुड्स। इंटरमीडिएट, फाइनल एंड इंटरमीडिएट। फाइनल का मतलब है कि 2 काम के लिए लेना है, इनकी डेफिनेशन बहुत बड़ी होती है, डिपेंड करता है एंड यूजर पे। डिपेंड किस पे करता है, एंड यूजर, आखिरी इसका यूज करने वाला कौन है उस पे डिपेंड करता है। अब देखें ए व्यक्ति, अब इनके डेफिनेशन में तो कह दी जाती है कि फाइनल गुड्स आर दोज गुड्स विच आर मेंट फॉर 2 चीजें, कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट, सिर्फ 2 चीजों के लिए, या तो कंज्यूम करेंगे या इन्वेस्ट कर देंगे। एंड इंटरमीडिएट गुड्स आर यूज्ड फॉर 2 थिंग्स, व्हाट, रीसेल और फर्दर प्रोडक्शन। अब मैं एंड यूजर पे, अब देखो समझो एक बार, ये ए व्यक्ति है, इस ए व्यक्ति ने वीट बनाया यानी कि गेहूं उगाया और इसने बेच दिया बी को। ए के लिए तो वीट फाइनल प्रोडक्ट हो गया,
कि मैंने तो बनाया जी, मैंने बेच दिया, मेरे लिए ये फाइनल प्रोडक्ट है। बी के लिए क्या फाइनल प्रोडक्ट होगा? क्या बी के लिए व्हीट फाइनल है? नहीं जी, उसको तो ये बेचना है, फ्लोर बनाना है। तो इसके लिए ये क्या हो गया भाई, इसके लिए क्या हो गया? बी के लिए, बी ने इस व्हीट का यूज कर लिया ना, किस में यूज कर लिया? यहां देखो, फर्दर प्रोडक्शन में यूज कर लिया। गेहूं को प्रोसेस करके उसका आटा बना दिया, तो गेहूं का प्रयोग कर लिया गया आटा बनाने में, यानी कि फर्दर प्रोडक्शन में यूज हो गया। तो व्हीट जो है वो यहां पर इंटरमीडिएट गुड हो गया। ठीक है जी। अब फ्लोर वाले ने जब बेचा सी को, बेकरी वाले को फ्लोर, तो इसके लिए फ्लोर फाइनल प्रोडक्ट कि जी मैंने तो बेच दिया, मेरा कोई इसमें नहीं। लेकिन सी को देखो ध्यान से कि सी के लिए फ्लोर क्या है? फ्लोर से उसको बिस्किट बनाना है, तो बिस्किट बनाना है मतलब फिर फर्दर प्रोडक्शन करनी है, तो इसके लिए इंटरमीडिएट। अब देखना, सी वाले ने बिस्किट जब बेच दिए तो बिस्किट इसका फाइनल प्रोडक्ट सी के लिए, लेकिन डी ने बिस्किट खरीदे और बिस्किट को आगे बेच दिया, कंज्यूमर को बेच दिया, तो उसने क्या किया? बिस्किट की रीसेल की, तो बिस्किट उसके लिए इंटरमीडिएट। अब मैं हूं, मैंने बिस्किट खरीद लिया। मैंने बिस्किट क्यों खरीदा है? मैंने बिस्किट खाने के लिए खरीदा है, कंजप्शन के लिए मैंने बिस्किट खरीदा। इसका मतलब क्या है जी? फाइनल। तो इंटरमीडिएट और फाइनल के बीच में कोई बहुत बड़ा ऐसा गैप नहीं है, क्लियर क्लियर कि ये है तो इंटरमीडिएट, ये है तो फाइनल। डिपेंड करता है कि आखिरी यूज करने वाला कौन है। यहां होलसेलर ने लिया तो हमें पता है यार वो फिर से आगे बेचेगा, रीसेल करेगा, तो उसके लिए इंटरमीडिएट। मैंने ले लिया तो मैं तो उसको कंज्यूम करूंगा, तो मेरे लिए वो फाइनल है। अब इंटरमीडिएट और फाइनल का क्यों बता रहा हूं मैं? क्योंकि जनरली जब सब्जेक्टिव होता था तो 3 नंबर का क्वेश्चन आता था, और यहां से अभी भी 1 नंबर का क्वेश्चन बनेगा कि ऐसा कोई भी एग्जाम्पल दे देंगे, वो इकोनॉमिक्स में खासकर देते हैं वो, कि जी ये दे दिया ऐसे और कहा कि टोटल प्रोडक्शन बता दो। टोटल प्रोडक्शन क्या हुई इकोनॉमी के अंदर? टोटल प्रोडक्शन क्या है? अब 2 तरीके हैं, आपकी बुक में एक तरीका बताया, उन्होंने कहा कि फाइनल गुड्स की वैल्यू जोड़ लो, फाइनल गुड्स की वैल्यू जोड़ लो, इंटरमीडिएट की वैल्यू मत जोड़ना। क्यों? अब देखो फाइनल प्रोडक्ट क्या है? फाइनल प्रोडक्ट है बिस्किट। बिस्किट इज द फाइनल प्रोडक्ट। अब मैं इस होलसेलर को हटा रहा हूं एक बार, ये होलसेलर अब एक कंज्यूमर है। फॉर मोर सिंप्लिसिटी इट इज अ कंज्यूमर, क्योंकि आपको समझाने के लिए मैंने होलसेलर का वो रीसेल के लिए समझाने के लिए दिया था। कंज्यूमर है, फाइनल प्रोडक्ट बिस्किट 200 रुपए में बिका है, लास्ट प्राइस 200 रुपीज। अब एक बात बताओ मुझे, अगर आप देखो तो यहां पर 200 में जब आपने सेल किया तो ये कहता है कि जी फाइनल का जोड़ना है, फाइनल का, तो फाइनल जोड़े तो 200 रुपए टोटल प्रोडक्शन है। कहता है इंटरमीडिएट नहीं जोड़ना। इंटरमीडिएट क्यों नहीं जोड़ना? क्योंकि इंटरमीडिएट की वैल्यू फाइनल में एडिड है। फाइनल में इंटरमीडिएट की वैल्यू एडिड है। कैसे? जब इसने 100 रुपये, ये जो बी वाला था, जब इसने 150 रुपए दिए, मतलब 150 रुपए में जब इसने बेचा सी को फ्लोर, तो क्या उसमें 100 रुपए व्हीट जोड़े हुए थे कि नहीं जोड़े हुए थे? जोड़े हुए थे भाई। इसका टोटल मार्जिन कितना है? इसका टोटल मार्जिन है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इसके लिए देखी जाए तो 50, और इसके लिए देखा जाए सी वाले के लिए तो इसने 150 में खरीदा और 20 रुपए इसने लगाए, 170, सॉरी यहां पर भी 120 था। अगर ए ने जब 100 रुपीज में ये इसको दिए और इसकी ये जो वैल्यू है, इसने कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 0 हमने मान ली, बी ने जब खरीदा तो बी ने 50 रुपए बढ़ा के दे दिया। बी ने, इसको भूल जाओ अब एक बार, बी ने 50 रुपए बढ़ा के दिया इसको। इस 50 रुपए में क्या इंक्लूडेड है इसको मत देखना। इस बी ने क्या किया कि बी ने 50 रुपए बढ़ा के दिया, तो बी का वैल्यू एडिशन देखो, बी का वैल्यू एडिशन 50। बी ने इस 50 को कैसे बांटा वो यहां जुड़ गया था। वो कैसे बांटा था इस 50 को कि इस 50 में 20 रुपए तो इसने दे दिया अपने मजदूरों को और इलेक्ट्रिसिटी बिल, और 30 रुपए इसने अपना रख लिया था नेट प्रॉफिट। आप समझो एक बार, इसको मैं और थोड़ा सा क्लियरली लिखता हूं। देखिए अब देखते हैं हमने देखा कि ए एक किसान है, उस किसान ने व्हीट प्रोड्यूस किया, हमने उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी 0 मान लिया, और हमने देखा कि 1 किलो गेहूं का उसने प्रोडक्शन किया, 100 रुपए में उसने बी यानी कि एक फ्लोर मिल को आटा
चक्की वाले को उसने बेच दिया। उसने क्या किया, उसने प्रोसेसिंग की और 150 रुपए में ये आगे बेच दिया। अब इस बी वाले ने क्या सोचा है, यहां देखना बी वाले की कंडीशन क्या है। बी वाले के लिए इंटरमीडिएट प्रोडक्ट, इंटरमीडिएट गुड क्या है, इंटरमीडिएट गुड है जी वीट। वीट की प्राइस क्या है, एट द रेट ऑफ 100 रुपीज इसने खरीदा है, ठीक है। फिर इसने क्या किया, इसने देखा कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितनी आएगी, मेरी बिजली कितनी जलेगी, मेरे जो आदमी है उनको सैलरी कितनी देनी पड़ेगी, वो सब जोड़ के इसने देखा कि 20 रुपए कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आएगी। अब इसने क्या किया, फाइनल प्राइस या सेलिंग प्राइस इसने डिसाइड करनी है। अब ये सोचेगा कि मुझे कितने में बेचना है। एक एंटरप्रेन्योर को आप जब देखें वो यही तो करता है। वो क्या करेगा, आपने देखा था लैंड, लेबर, कैपिटल और लास्ट में आता है आपका ह्यूमन कैपिटल। उसमें क्या करते थे कि सबसे पहले लैंड वाले को आप रेंट दे देते हो, फिर अपने वर्कर्स को आप उनकी सैलरी वेजेस दे देते हो, फिर कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट देते हो। ये आप 11th में जस्ट पढ़ने ही वाले हो। अब इसको डिसाइड करना है कि कितना मुझे बेचना है। इसने देख लिया कि 100 रुपए तो मैंने इसको दिए थे, 20 रुपए मैंने दे दिया अपने काम करने वालों को, अब मुझे अपना प्रॉफिट देखना है, अब मैं अपना प्रॉफिट कमाऊंगा। तो इसने किया कि सेल्फ, यानी कि इसने अपना प्रॉफिट मार्जिन रखा। इसने सोचा कि मैं 30 रुपए का प्रॉफिट लूंगा, तो इसने जोड़ दिया। सेलिंग प्राइस में सब कुछ जुड़ेगा ना, ये भी जुड़ेगा, ये भी जुड़ेगा, ये भी जुड़ेगा, अपना प्रॉफिट तो लेता ही है। जब इसने अपना प्रॉफिट जोड़ा तो 150 रुपए बन गया, 150 रुपए तो बन गया। तो इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू 100 और फाइनल जो इसने बेचा इसके अकॉर्डिंग फाइनल प्रोडक्ट है। ये बहुत कंफ्यूजिंग है ये चैप्टर, लेकिन आपको समझना है। फाइनल प्रोडक्ट है उसकी वैल्यू 150, 100 में लिया था 150 में बेचा है, मतलब इसने क्या किया, इसने 50 रुपए की वैल्यू जोड़ दी। भाई इसने खरीदा ना सी वाले ने 150 में, इसका मतलब क्लियर है कि इसने 50 रुपए की वैल्यू जोड़ने का काम किया है। इसमें 50 रुपीज की वैल्यू इसने जोड़ी। तो अब हम देखेंगे कि बी का वैल्यू एडिशन कितना हुआ जी, बी का वैल्यू एडिशन हुआ जी 50 रुपए का। बी का वैल्यू एडिशन 50 रुपए का हुआ। अब सी जो है, इस सी ने क्या किया, जब सी के पास सिचुएशन आई तो सी के लिए इंटरमीडिएट प्रोडक्ट क्या है, सी के लिए इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है फ्लोर, आटा। आटा कितने का लिया जी उसने, 150 रुपए का आटा लिया जी। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अपने वही बिजली पानी और वो सब जो वर्कर्स लगे, बोला जी 20। बोला अपना प्रॉफिट कितने का रखूं मैं, अब इसने जोड़ा तो 170 का बन गया। और इसने क्या किया कि इसने सेल्फ प्रॉफिट 80 रुपीज का रख लिया जी। और फाइनल प्राइस यानी कि सेलिंग प्राइस डिसाइड कर दी 150 प्लस 20 70 प्लस 80 250, 250 रुपए में बेचने की इसने बात कर दी जी कि मैं 250 में सेल करूंगा। अब इसने कितने का वैल्यू एडिशन किया, देखो 150 में खरीदा कोई चीज इसने और 250 में बेच दिया। इसका मतलब इसने वैल्यू एडिशन किया 100 रुपए का। कितने का वैल्यू एडिशन किया जी इसने वैल्यू एडिशन कितने का किया जी, 100 रुपए का वैल्यू एडिशन किया। अब डी तो सीधा ये तो इसको कंज्यूम करेगा, इसका कुछ नहीं। अब हम एक चीज छोड़ गए, इसका भी तो देखो एक बार। ए देखा जाए तो ए के लिए इंटरमीडिएट प्रोडक्ट इसका वीट वगैरह वो सब, मतलब जो बीज लेकर के आया था वो सब 0 है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 0 है। इसके लिए तो फाइनल प्रोडक्ट की वैल्यू है सीधी 100। तो इसने कितना वैल्यू एडिशन किया, इसने वैल्यू एडिशन किया जी 100 रुपए का। अब देखो 250 रुपए फाइनल प्राइस है कि नहीं है, फाइनल प्राइस 250 और तीनों की वैल्यू एडिशन को जोड़ना जरा, 100 प्लस 50 150 प्लस 100 250, तो टोटल वैल्यू एडिशन जो है 250। इसको बोला जाता है ग्रोस वैल्यू एडिशन, GVA, जिसको आप जीडीपी के बारे में अब आप पढ़ेंगे। GVA होता है वो ग्रोस वैल्यू एडिशन 250। अब क्या होगा, ये है रियल बातें, तो ये रियल है। फाइनल गुड्स की अगर हम बात करें, फाइनल गुड्स, तो फाइनल गुड की 250 जोड़ दो। दो तरीके बताए इकोनॉमिस्ट ने कहा कि तुम इंटरमीडिएट गुड्स को मत जोड़ना, क्योंकि इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू फाइनल गुड्स में इंक्लूडेड होती है। भैया हमने देखा फाइनल गुड में इसने जोड़ा था, इसने ये जोड़ा फिर ये जोड़ा, तभी तो फाइनल प्राइस डिसाइड की। तो फाइनल गुड्स की वैल्यू में इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू एडिड है, तो तुम इंटरमीडिएट को जोड़ दोगे तो ओवर एस्टिमेशन हो जाएगा जीडीपी का। जरा जोड़ के देखना सब कुछ, 100 प्लस 150 250 250 प्लस 250 500, तो 2 टाइम्स हो गया ना, तो सीधा तो ओवर एस्टिमेट कर जाओगे आप अपने आप को। ओवर एस्टिमेशन से बचने के लिए इकोनॉमिस्ट ने कहा 2 तरीके अपना लो। पहला, फाइनल गुड को जोड़ दो सीधा, जो फाइनल गुड है जो कंज्यूमर ने लिया है उसको सीधा जोड़ दो 250, ठीक है जी। या क्या करो,
कि डिफरेंट डिफरेंट फर्म्स के वैल्यू एडिशन को जोड़ दो। अब हर एक फर्म के वैल्यू एडिशन को देखने लगे तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, इसीलिए उन्होंने क्या किया, कैटेगराइज किया सेक्टर्स में। सेक्टर्स इसीलिए बनेगी प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। तो आप सिंपली क्या करोगे कि प्राइमरी का वैल्यू एडिशन, सेकेंडरी का वैल्यू एडिशन, टर्शरी का वैल्यू एडिशन, तीनों को जोड़ दिया, लो जी टोटल वैल्यू एडिशन आ गया, ग्रोस वैल्यू एडिशन दैट इज जीडीपी आपके पास आ जाएगा। तो ये आपने देखा कि फाइनल और इंटरमीडिएट गुड्स का डिफरेंस, और हम इंटरमीडिएट को क्यों नहीं जोड़ते हैं और फाइनल को क्यों जोड़ा जाता है, और कैसे जीडीपी का एस्टिमेशन होता है। यहीं से डेफिनेशन आती है जीडीपी की। जीडीपी द टोटल वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज produced in an economy during a particular period of time। जी का मतलब होता है ग्रोस, और ग्रोस अब यहां पे थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाता है, जो सिंपल डेफिनेशन है आप उसी पे चलिए, क्योंकि एक ग्रोस डेप्रिसिएशन वगैरह को भी ऐड करके होता है। आपको सिंपली कहना है कि जब द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन एन इकोनॉमी इन अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड या इन अ ईयर इन ऑल 3 सेक्टर्स, यानी कि किसी एक इकोनॉमी के तीनों सेक्टर्स के अंदर, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी के अंदर टोटल प्रोडक्शन, टोटल वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन एन इकोनॉमी ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर ईयर इन ऑल 3 सेक्टर्स, कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी तीनों सेक्टर्स में एक साल में जो प्रोडक्शन हुई है उस प्रोडक्शन की कौन सी फाइनल गुड्स और सर्विसेज की वैल्यू को जोड़ दिया जाए, वो जीडीपी है। क्यों पड़ी हमने जरूरत भाई, ये पैसे को क्यों जोड़ रहे हैं हम? इस पैसे को जोड़ने की, यानी कि मनी की जरूरत हमें इसीलिए पड़ती है क्योंकि अब आप एक बात बताओ, गेहूं को, आटे को, बिस्किट को कैसे जोड़ोगे? चलो ये तो केजी में कर दिया आपने, ये 1 केजी, फ्लोर भी 1 केजी, बिस्किट भी 1 केजी कर दोगे, नहीं। तो डिफरेंट यूनिट्स, इसीलिए एक कॉमन यूनिट ऑफ मेजरमेंट हमारे पास होनी चाहिए जिसमें हम सभी को डाल सके। तो दैट इज द मॉनेटरी वैल्यू। भाई इसके भी तो पैसे के रूप में दिखा दिया, इसको भी पैसे के रूप में दिखा दिया, और इसको भी पैसे के रूप में दिखा दिया, तो इसका मतलब मनी इज द यूनिट ऑफ मेजरमेंट। ये आप पढ़ेंगे मनी के फंक्शंस के अंदर, पढ़ेंगे क्लास 12th के अंदर, और ये आपका पूरा एक पार्ट खत्म होता है। अब हम एक्टिविटी को देखते हैं, यहां से आपको प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी समझ में आएगा। भाई इस आदमी ने जो गेहूं पैदा किया, ये है प्राइमरी एक्टिविटी, ये प्राइमरी सेक्टर है, ये प्राइमरी सेक्टर है। ये बी ने और ये जो सी ने काम किया, बी ने और सी ने जो काम किया, ये सेकेंडरी एक्टिविटी। और टर्शरी का यहां पे कोई एग्जाम्पल नहीं है, टर्शरी को हम धीरे से समझेंगे। देखिए अब हम एक एग्जाम्पल के तरीके, एक एग्जाम्पल का यूज करते हुए हम इन तीनों को समझेंगे। देखिए मान लीजिए आपके पास, वही हम एक एग्जाम्पल लेते हैं कि ए व्यक्ति है, ये फार्मर है और इसने वीट प्रोड्यूस किया, वीट, ठीक है। इसने अपना वीट एक बी व्यक्ति को बेच दिया, उस बी व्यक्ति ने वीट का फ्लोर बना दिया, ठीक है। इसने अपना फ्लोर एक सी व्यक्ति को बेच दिया जिसने कि इसका बेकरी वाला था, इसने बिस्किट बना दिए, और इस सी ने डी व्यक्ति को बेच दिया जो कि होलसेलर था। इसने एक ई व्यक्ति को बेचा जो रिटेलर था, और इसने एक एफ यानी कि कंज्यूमर को बेचा, लास्ट कंज्यूमर था। अब हम एक्टिविटीज को समझेंगे, प्राइमरी सेक्टर की एक्टिविटी, इकोनॉमिक एक्टिविटी, सेकेंडरी और टर्शरी की। प्राइमरी सेक्टर कहता है कि दोज इकोनॉमिक एक्टिविटीज विच आर एसोसिएटेड विद एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस। कहता है वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज जिसमें नेचुरल रिसोर्सेज का प्रयोग किया गया है, नेचुरल रिसोर्सेज का एक्सप्लॉयटेशन किया गया है, वो प्राइमरी सेक्टर में आएंगे। सीधी सीधी बात भाई, ये देखो ये वीट है, क्या इसमें नेचुरल रिसोर्सेज का प्रयोग किया गया? नेचुरल रिसोर्सेज का प्रयोग किया गया। लैंड, पहला लैंड नेचुरल रिसोर्स है, उसके ऊपर इसने अपना वो इसकी वीट के वो सीड्स डाले। फिर वाटर, देखो नेचुरल रिसोर्सेज लैंड, फिर वाटर का इसने प्रयोग किया, पानी दिया उसको, हाँ सर पानी दिया। फिर इसने क्या किया? सनशाइन यानी कि जो सनलाइट है उसका इसने यूज किया।
कहा नेचुरल रिसोर्सेज को यूज करके, यानी कि नेचुरल रिसोर्सेज का एक्सप्लॉयटेशन करके जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज की जाती हैं वो इकोनॉमिक एक्टिविटी प्राइमरी इकोनॉमिक एक्टिविटी होती हैं, उनको प्राइमरी सेक्टर के अंदर डाला जाता है। और प्राइमरी इसको इसलिए बोला जाता है प्राइमरी, बेसिक आप देखो 0 to 5 एलिमेंट्री बोला जाता है, बेसिक बोला जाता है। क्यों? क्योंकि ये प्राइमरी है, यानी कि आपका बेस डेवलप करता है। तो ये जो है ये बेसिस प्रोवाइड करवाता है किसके लिए? सेकेंडरी और टर्शरी के लिए। कैसे प्रोवाइड करवाता है वो मैं देखूंगा। अब आपने देखा कि अब ये जो बी और सी है, बी और सी जो है ये दोनों इंडस्ट्रीज से रिलेटेड है। इंडस्ट्रीज, भाई यहां से इन्होंने ये वीट लिया, फिर अपनी मशीनों में उस वीट को पीस के उसका आटा बना दिया, इस व्यक्ति ने उस आटे से बिस्किट बना दिए। तो इन्होंने क्या किया? एक्चुअल में इन लोगों ने क्या किया था? इन लोगों ने जो प्राइमरी प्रोडक्ट्स हैं, प्राइमरी प्रोडक्ट उसको किस में कन्वर्ट कर दिया? फिनिश्ड गुड्स में। यहां दो का एग्जांपल है प्राइमरी गुड्स। इन्होंने क्या किया था? इन्होंने वीट लिया था, वीट, गेहूं लिया था, गेहूं प्राइमरी प्रोडक्ट, और फाइनल प्रोडक्ट यानी कि फिनिश्ड गुड्स के रूप में इन्होंने क्या दिया? बिस्किट दिया जी। तो कहता है वो सेक्टर जो यानी ये जो प्राइमरी प्रोडक्ट्स हैं उनको फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट कर दे थ्रू मैन्युफैक्चरिंग, एक प्रोसेस जिसका नाम है मैन्युफैक्चरिंग। यानी कि मैन्युफैक्चरिंग की मदद से कोई व्यक्ति किन्हीं प्राइमरी प्रोडक्ट्स को फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट कर दे, वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज सेकेंडरी सेक्टर के अंदर आएंगी। और क्योंकि जनरली इसको इंडस्ट्रीज से एसोसिएट किया जाता है, इसलिए इसका दूसरा नाम है इंडस्ट्रियल सेक्टर। इंडस्ट्रियल सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर का दूसरा नाम है एग्रीकल्चरल सेक्टर, क्योंकि मेनली आपने देखा ना नेचुरल रिसोर्सेज का एक्सप्लॉयटेशन करना है। नेचुरल रिसोर्सेज मेनली कहां एक्सप्लॉयट होते हैं? एग्रीकल्चर के अंदर एक्सप्लॉयट होते हैं। तो एग्रीकल्चर सेक्टर इसको बोला जाता है, इसको इंडस्ट्रियल सेक्टर बोला जाता है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर यानी कि सेकेंडरी सेक्टर जो है, सेकेंडरी सेक्टर के अंदर एकमात्र एक्टिविटी क्लास 10th के लेवल पे मैन्युफैक्चरिंग है। यानी कि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए एनटीएससी के अंदर कि आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग डजंट फॉल अंडर सेकेंडरी सेक्टर, तो मैन्युफैक्चरिंग जहां ना हो वो सब चीजें इसमें नहीं आती, सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग आती। कहा ठीक है। अब देखो एक टेक्निकल बात, अब सी से और यहां पे भाई देखो ए वाले ने बी तक सामान पहुंचाया, बी वाले ने सी तक सामान पहुंचाया, सी वाले ने डी तक सामान पहुंचाया, डी वाले ने ई तक सामान पहुंचाया, ई वाले ने एफ तक सामान पहुंचाया। यानी कि ट्रांसपोर्टेशन की तो ये ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस किसने प्रोवाइड की जी? कहता है वो सर्विसेज जो प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर की डेवलपमेंट में हेल्प करें, दो सर्विसेज विच हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी, दे फॉल अंडर टर्शरी सेक्टर। टर्शरी सेक्टर एकमात्र सेक्टर है। क्वेश्चन देखो आप, ये तो समझाने की बातें हैं, लेकिन अब हमें ये भी तो देखना है कि हमें मार्क्स कैसे मिले। हमें इस बात का पता होना चाहिए कि 1 मार्क्स के क्वेश्चन आने वाले हैं। 1 मार्क्स में यहां पर क्वेश्चन क्या बनता है? डेफिनेशन कि विच सेक्टर इज एसोसिएटेड विद द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज? प्राइमरी सेक्टर। विच सेक्टर इज एसोसिएटेड विद मैन्युफैक्चरिंग या टर्निंग ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट इनटू फिनिश्ड गुड्स? सेकेंडरी सेक्टर। विच सेक्टर इज द ओनली सेक्टर दैट इन्वॉल्व्स ओनली सर्विसेज? सिर्फ सर्विसेज होती हैं। टर्शरी सेक्टर के अंदर सिर्फ सर्विसेज होती हैं। विच सेक्टर इज अ सेक्टर दैट डज नॉट लीड टू द प्रोडक्शन ऑफ एनी गुड्स? भाई प्राइमरी सेक्टर में गुड्स बनाया ना, सेकेंडरी सेक्टर में बिस्किट बनाया, गुड्स बनाया, टर्शरी में कहा है गुड्स? ये तो ट्रांसपोर्टेशन किया आपने। तो इसका मतलब एकमात्र ऐसा सेक्टर जहां प्रोडक्शन नहीं होती, फैसिलिटेशन होता है, फैसिलिटेट करता है वर्किंग को प्राइमरी की और सेकेंडरी की, वो होता है टर्शरी सेक्टर। और टर्शरी सेक्टर क्योंकि सर्विसेज इन्वॉल्व होती हैं, इसलिए इसको सर्विस सेक्टर बोला जाता है। सर्विस सेक्टर बोला जाता है। अब हम देखें कि इन तीनों के बीच में क्या रिलेशनशिप रही, तो इंटरडिपेंडेंस होती है इन तीनों में। इंटरडिपेंडेंस। अब मुझे एक बात बताओ, अगर वीट ना बना होता तो बिस्किट बनता क्या? और वीट और बिस्किट बनते ही नहीं तो ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत पड़ती क्या? इस सिंपल इकोनॉमी में, ये सिंपल इकोनॉमी है, बहुत सिंपल। अपना दिमाग मत लगाना कि कोई और चीज बन जाती, बिस्किट नहीं तो चकना बन जाता, नहीं, सिर्फ यही बनाना है।
तो जब वीट ही नहीं प्रोड्यूस होता तो फिनिश्ड गुड्स प्रोड्यूस नहीं होते, बिस्किट नहीं बनता, और ये दोनों ही नहीं बनते तो ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत नहीं थी। इसका मतलब देयर इज अ हाई डिग्री ऑफ इंटरडिपेंडेंस बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। तीनों सेक्टर्स के बीच में डिपेंडेंस तो है। अब इस डिपेंडेंस को हमें इस बात में भी देखना है कि हमारी जीडीपी पे क्या इसका इंपैक्ट है। हमारी जीडीपी में शेयर देखा जाए तो हमारी जीडीपी के अंदर शेयर है 27, 24 और 49, 27, 24, 49 ये हमारी जीडीपी में शेयर है। कैसे है? टर्शरी का शेयर, सेकेंडरी का शेयर, सॉरी नॉट जीडीपी सॉरी, एम्प्लॉयमेंट एंड दिस इज आवर प्राइमरी सेक्टर। ये एम्प्लॉयमेंट में शेयर है परसेंटेज के अंदर, परसेंटेज 27% लोग देश के किस में लगे हुए हैं? टर्शरी सेक्टर में। 24% लोग सेकेंडरी में, प्राइमरी सेक्टर में 49%। अब देखना गड़बड़ क्या है, गड़बड़ ये नहीं है। अगर मैं आपको इसको डायग्राम में मैं दिखाता हूं बड़े लेवल पे, तब आपको समझ में आएगा। चलिए अब हम देखते हैं इन तीनों के बीच में, एम्प्लॉयमेंट और जीडीपी के बीच में। देखिए टेबल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं क्लास 11th की इकोनॉमिक्स में। तो टेबलर फॉर्म ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा आता है, तो आप टेबल्स का प्रयोग करना ध्यान से समझें। सेक्टर्स, परसेंटेज शेयर ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड परसेंटेज शेयर इन जीडीपी, कि जीडीपी में वो कितना कंट्रीब्यूट करते हैं और कितना परसेंट लोग देश के उनके अंदर एम्प्लॉयड हैं। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। 49% लोग एम्प्लॉयड हैं प्राइमरी सेक्टर में, यानी कि एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड वर्क्स में। 24% इंडस्ट्रीज में है, सर्विस इसमें सेकेंडरी में है, और 27% है टर्शरी सेक्टर में। शेयर इन जीडीपी उलट गया, शेयर इन जीडीपी उलट गया। ध्यान से देखना, ये 27% जो लोग हैं, ये 27% लोग आज जीडीपी के अंदर जो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं वो 66% है। ये जो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं वो 33% है, और ये जो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं ये 11% है। कोई काम का नहीं है अपने, ये काम का है। 1 मार्क्स में ये क्वेश्चन आएगा, डेफिनेट आएगा। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्चुअल क्वेश्चन इस चैप्टर से बनता है वो यही बनता है कि शेयर ऑफ एम्प्लॉयमेंट। कहते हैं जी 49% लोग 11% आउटपुट देते हैं, 24% लोग 33% आउटपुट देते हैं। सर्विसेज में देखा जाए तो 27% का आउटपुट आ रहा है 66%। कहते हैं क्या है ये, क्या मतलब है? प्राइमरी में इतने ज्यादा लोग हैं लेकिन जीडीपी में शेयर कम है। इसका मतलब ये दिखाता है कि यहां पे जरूरत से ज्यादा लोग हैं, यानी कि डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट है जी, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। अगर इसको कम कर दिया जाए ना, कम करते जाए 20 भी ले आए तो भी आउटपुट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उतना ही रहेगा। अच्छा, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, वो अनएम्प्लॉयमेंट, वो कंडीशन व्हेन मोर देन रिक्वायर्ड पीपल आर वर्किंग। अंडर एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन है, लगता तो है एक खेत में 2 लोगों के काम करने की जगह है, वहां 10 लोग काम कर रहे हैं, देख के लग तो रहा है कि ऑल आर वर्किंग, ऑल आर एम्प्लॉयड, येट 8 पीपल आर डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयड, यानी कि अंडर एम्प्लॉयड है वो वहां पर। अब देखा जाए इस सिचुएशन को तो एक जनरल टेंडेंसी होती है, वो क्या है कि इनिशियल स्टेजेस के अंदर डेवलपमेंट के जो आपका प्राइमरी सेक्टर है वो डोमिनेट करता है। चाइना के केस को भी जनरली स्टडी किया जाता है कि जो चाइना जब आज़ाद हुआ तो चाइना ने एग्रीकल्चर के ऊपर बहुत ज़्यादा काम किया और अपने प्राइमरी सेक्टर यानी कि अपनी एग्रीकल्चर के इनकम का यूज़ करके इंडस्ट्रीज में डाला और इंडस्ट्रीज को डेवलप किया। तो जनरली क्या होता था कि यही हिस्टोरिकल ट्रेंड भी है, यही हिस्टोरिकल ट्रेंड भी है कि एट द अर्ली स्टेज ऑफ डेवलपमेंट प्राइमरी सेक्टर डोमिनेट्स। फिर क्या हुआ, धीरे धीरे प्राइमरी सेक्टर यानी कि एग्रीकल्चर, मेनली एग्रीकल्चर, इस एग्रीकल्चर में माइनिंग भी आएगी, स्टोन क्वेरिंग भी आती है, मेनली एग्रीकल्चर।
अब क्या हुआ कि धीरे धीरे एग्रीकल्चर के लिए जो साधन थे, जो हमारे इनपुट्स थे, वो बढ़ने लगे, उनकी क्वालिटी इंप्रूव होने लगी। आपने देखा कि जो पहले प्लॉ होते थे वो लकड़ी के होते थे, फिर धीरे धीरे आयरन टिप्ड आने लगे। जब आयरन टिप्ड आने लगे तो इसका मतलब है कि यार पहले ज़्यादा जरूरत होती थी, अब मॉडर्नाइजेशन जैसे जैसे होती गई तो यहाँ लेस नंबर ऑफ पीपल आर रिक्वायर्ड। जब एक घर है, एक घर में 10 लोग हैं, 10 के 10 लोगों की जरूरत है कि खाना खाना है तो भाई 10 के 10 को खेती करनी पड़ेगी, तो 10 के 10 एग्रीकल्चर में। आगे तो ऑप्शन ही खत्म, जाएंगे कहाँ। फिर कहते हैं कि अगर मान लो कि ऐसी तकनीक आ जाए, ऐसी तकनीक आ जाए कि आपको केवल और केवल उस 10 में से अब 8 लोगों की जरूरत है, 2 लोग फ्री हैं, 2 लोग फ्री हैं, यानी कि ये लोग कुछ और कर सकते हैं। तो ये लोग क्या कर सकते हैं, ये लोग आर्टिसंस बन सकते हैं या हैंडीक्राफ्ट्स बन सकते हैं कि हाथ से कुछ बना ले धीरे, क्योंकि मशीनें तो आई नहीं थी ना भैया उस टाइम पे, हिस्टोरिकल ट्रेंड आप देख रहे हैं। लेकिन फिर एक नया कांड हुआ ब्रिटेन में, और वो कांड था इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। सर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन चेंज द थिंग्स एंटायरली, कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से पहले फ्यूडल लॉर्ड्स वर इन पावर। फ्यूडल लॉर्ड्स कि पहले खेती है, फ्यूडल लॉर्ड्स आपने देखा ही, इस चैप्टर में भी आपने देखा था नेशनलिज्म वाले में, पिछले साल भी आप देख के आए। फ्यूडल लॉर्ड्स के पास प्रिविलेजेस थे कि फ्यूडल लॉर्ड्स कहेंगे आपको उनके घर पे फ्री में काम भी करके आना पड़ेगा, उनके खेतों में भी फ्री में काम करना होगा। तो दे हैड प्रिविलेजेस, दे वर पावरफुल, एंड वंस इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन केम फ्यूडल लॉर्ड्स बिकम पावरलेस, इंडस्ट्रियलिस्ट गॉट द पावर। क्योंकि यहाँ अब जो एक्स्ट्रा लेबर थी एक घर में वो इंडस्ट्रीज में आने लग गई, अब वो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज में काम करने लगे। एंड नाउ व्हाट हैपेंड, दीज इंडस्ट्रीज से इन्होंने क्या किया, they acquired, they absorbed the extra labor from agriculture and they said कि meet this, what is this, this is iron tipped plowshare, इसको जाके जमीन में गाड़ दीजिए और अंदर तक आपकी जमीन में ये चला जाएगा और उसको टिल कर देगा। यानी कि अब इंडस्ट्रीज ने क्या कहा, इंडस्ट्रीज हेल्प्ड इन द मॉडर्नाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। जहां 2 लोग फ्री थे अब 4 लोग फ्री हो गए, एंड अब 2 एक्स्ट्रा जो बने ये कहाँ आए, ये फिर इंडस्ट्रीज में आए। तो इंडस्ट्रीज स्टार्टेड ग्रोइंग वेरी रैपिडली और इंडस्ट्रीज बढ़ रही हैं हर जगह, ये जनरल ट्रेंड है। डेफिनेट सी बात है कि विद द इंक्रीज इन द डेवलपमेंट योर पॉपुलेशन स्टार्टेड शिफ्टिंग इन सेकेंडरी सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर। लेकिन अब धीरे धीरे जब व्हेन इंडस्ट्रीज ग्रू तो देयर अराउज अ क्वेश्चन कि अब ये इंडस्ट्री से सामान को लेकर, अब इंडस्ट्री कहाँ होगी साहब, अब मुझे आप बताइए इंडस्ट्री कहाँ होगी। इंडस्ट्री के लिए आइडियल सिचुएशन क्या आपकी ज्योग्राफी में आएगा, वाटर सही जगह पे डेवलप मिले, आपको वाटर मिले, और क्या मिले जी, रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी हो। मान लो कोई जंगल के अंदर यानी कि फॉरेस्ट के अंदर कोई इंडस्ट्री है, अब फॉरेस्ट से सिटी के अंदर जाना है तो आपको क्या चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन चाहिए सर, ट्रांसपोर्टेशन। देन दे डेवलप्ड द थर्ड सेक्टर कि सर ये लीजिए ब्लॉक कार्ड्स, और अब आपका ट्रांसपोर्टेशन डेवलप हुआ। यानी कि विद व्हाट्स द टेंडेंसी, व्हाट्स द ट्रेंड, प्राइमरी देन टू सेकेंडरी एंड देन टर्शरी। बट इंडिया में अलग ही काम हुआ, इंडिया ने सबसे अलग किया। इंडिया ने कहा कि प्राइमरी जी और ए सेकेंडरी और सीधा टर्शरी। इंडिया के अंदर आईटी सेक्टर की जो ग्रोथ हुई उसके कारण टर्शरी बढ़ गया। आपने आउटसोर्सिंग का नाम सुना, आउटसोर्सिंग मतलब कोई ऐसा काम जो कंपनीज के बीच में तो ज़्यादा महंगा होता, उसको किसी तीसरे आदमी से ही करवा लो जो सस्ते में कर दे। तो इंडिया का आईटी सेक्टर आउटसोर्सिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। नाउ दिस हेल्प्ड इंडियन टर्शरी सेक्टर टू ग्रो। अब हम देखेंगे कि टर्शरी सेक्टर के बढ़ने के क्या कारण थे, वो डेफिनेटली हम देखेंगे। वो 3 मार्क्स में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता था, हालांकि अब वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं रहा है। ये जनरल टेंडेंसी रही। लेकिन अब क्या हुआ, आप ये देखो इंडिया का ये आपने डायग्राम बना रखा है, तो जी बताओ ना इंडिया में क्यों नहीं आई, यहां से यहां क्यों नहीं पहुंचे, यहां से यहां क्यों नहीं पहुंचे, वाई? तो कहा कि सर इंडिया में तो सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर में जॉब्स ही नहीं मिली। कितना सिंपल आंसर दे दिया आपकी बुक ने कि जॉब्स ही नहीं थी, तो कहां से आते, जॉब्स क्यों नहीं थी, अब वो समझते हैं। पहले इंडिया के अंदर थोड़ा सा स्टोरी टेलिंग मोड पे आ जाता हूं मैं।
क्लास 12th में तो आप इसको इंडियन इकोनॉमी में डिटेल से पढ़ेंगे। पहले इंडिया में क्या था कि इंडिया में जैसे ये ट्रेंड फॉलो हुआ तो हैंडीक्राफ्ट्स बने, और इंडिया के हाथ से बने हुए कॉटन के, सिल्क के जो कपड़े होते थे, दे वर वेरी फेमस। बहुत हाई डिमांड थी वहाँ पर बाहर के देशों में। ऐसे में क्या हुआ कि ब्रिटेन का जो माल बनता था, ब्रिटेन की मशीन्स चीप लेबर यानी कि चीप प्राइस के ऊपर और कपड़े बना रही थी, लेकिन इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स के सामने वो चल नहीं रही थी। तो ब्रिटिश ने सोचा कि हमें अपना व्यापार बढ़ाना है तो इंडियन हैंडीक्राफ्ट को खत्म करना होगा। तो ब्रिटिशर सेड टू द इंपीरियल पावर्स, द प्रिंसली स्टेट्स, कि आप अपने ये जो कोर्ट में आप जगह देते हैं, जैसे पहले पेट्रोनेज दी जाती थी, किसी राजा को चित्रकारी का बहुत शौक है तो वो पेंटर्स को पेट्रोनेज देता था कि आओ हमारे महल में रहो, हम आपको सब चीज़ें प्रोवाइड करेंगे और बनाओ बहुत अच्छी अच्छी तस्वीरें। अब कुछ लोग और किसी चीज़ में शौकीन थे, कोई संगीतकार के लिए थे, कोई किसी के लिए थे, इस तरह के लिए उनके पास थे। तो प्राइंसली कोर्ट्स को ख़त्म किया, बहुत सारे ट्रेडर्स को, बहुत सारे हैंडीक्राफ्ट्स को मारा भी गया। ऐसे भी कई हिस्टोरियंस लिखते हैं कि तकरीबन 10 लाख हैंडीक्राफ्ट्स के हाथ काट दिए गए। ऐसी सिचुएशन के अंदर धीरे धीरे उन्होंने हमारे हैंडीक्राफ्ट को ख़त्म किया। फिर उन्होंने एक पॉलिसी अपनाई, उन्होंने कहा डिस्क्रिमिनेशन की पॉलिसी उन्होंने किया। उन्होंने कहा अगर आप भारत से बाहर कपड़े भेजोगे इंडिया के बने हुए तो आपके ऊपर बहुत हैवी एक्सपोर्ट ड्यूटी, 2 वर्ड्स होते हैं, इंपोर्ट ड्यूटी एंड एक्सपोर्ट ड्यूटी। इंपोर्ट ड्यूटी कहती है, दोनों को समझो, एक सरकार बाहर से आने, मान लो मैं गवर्नमेंट हूं, आप एक ट्रेडर हो, आप ब्रिटेन से माल मंगवा रहे हो, कपड़े मंगवा रहे हो और कहते हो मैं देश में बेचूंगा, मैं कहता हूं ना 200% पहले ड्यूटी दे, यानी कि जितने का प्राइस का वो आया उसका तो आपने 200% टैक्स लगा दिया। फिर एक्सपोर्ट ड्यूटी की, सर हाँ मैंने कपड़ा बनाया, मैं इंग्लैंड भेज रहा हूं, नहीं, पहले आप मुझे एक्सपोर्ट ड्यूटी दो, भेजने का चार्ज दो, आपने मेरे यहाँ बनाया है ना। तो ऐसी सिचुएशन में उन्होंने क्या किया कि यहाँ से जो भेजने हैं बाहर उनके ऊपर बढ़ा दीजिए बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट ड्यूटी, कि हैवी प्राइस देनी पड़ी। अब एक्सपोर्ट ड्यूटी बढ़ते ही इंटरनेशनल प्राइसेस बढ़ गई उसकी, पहले 1 रुपये में बिकता था, अब इन्होंने 10 रुपये की ड्यूटी लगा दी तो इंटरनेशनल प्राइसेस रोज, इंटरनेशनल प्राइसेस 11 हो गई। और क्या किया कि इंडिया से जो रॉ मटेरियल जाता था बाहर उसको फ्री कर दिया, ब्रिटेन जो रॉ मटेरियल जा रहा है वो फ्री कर दिया, ड्यूटी फ्री। इसका मतलब ब्रिटेन की इंडस्ट्रीज को और सस्ता रॉ मटेरियल मिला, उन्होंने और सस्ते में बना दिया, और फिर जब वो वापस भेजा इंडिया में फिनिश्ड गुड्स बना के तो कहा एक्सपोर्ट ड्यूटी फ्री, यानी कि और सस्ता। अब ऐसी सिचुएशन में आपका माल बाहर महंगा बिक रहा है और ब्रिटेन का माल सस्ता है, तो नाउ द इंटरनेशनल टेंडेंसी चेंज्ड, दे सेड नो, हम इंडियन से नहीं लेंगे। तो उन्होंने इंडियन के अंदर डिस्क्रिमिनेशन पॉलिसी अपनाते हुए इंडियन सेकेंडरी सेक्टर को खत्म किया। पहली बात सर, दिस इज नोन एज कनेक्टिविटी, दिस इज रिक्वायर्ड, जॉब्स नहीं थी। यू कैन, आप ये फैक्ट तो याद कर लोगे कि जी प्राइमरी से क्यों नहीं बढ़ा सेकेंडरी टर्शियरी में, यू कैन से कि जॉब्स नहीं थी। एंड व्हाट इफ सम पर्सन सेज कि क्यों नहीं थी, यही तो क्वेश्चन पूछना है कि व्हाई, क्यों। यही तो रीजन मैं आपको बता रहा हूं कि सर सबसे पहले तो ब्रिटेन ने ये किया, फिर ब्रिटेन ने हमारे यहां कोई इंडस्ट्री नहीं लगाई, ब्रिटिशर्स ने कोई इंडस्ट्री नहीं लगाई। सेकेंडरी, जब इंडिया आजाद हो गया, फिर सर इंडिया ने कहा इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पॉलिसी, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पॉलिसी इंडिया ने बनाई कि हम बाहर से इंपोर्ट करेंगे इन्हीं चीजों को, यहीं बना लो सब कुछ, यहां बना लेते जी। यहां पर भी उन्होंने क्या किया, IDRA, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट इन्होंने बनाया। इन्होंने कहा कि आपको इंडस्ट्रीज को बढ़ाने के लिए, ब्रांच बढ़ाने के लिए, एक्सपेंशन करने के लिए और डाइवर्सिफिकेशन, सर प्लीज एक्सपेंशन एंड डाइवर्सिफिकेशन, कि अगर आपको अपनी ब्रांचेस बढ़ानी है, या मैं कहता हूं कि जी मैं कपड़े बनाता हूं, अब मैं ये चीज भी बना लेना चाहता हूं, डाइवर्सिफाई करना चाहता हूं अपनी प्रोडक्शन को, तो सरकार की मंजूरी लेनी होगी। और गवर्नमेंट ने कहा कि मंजूरी तभी देंगे जब जरूरत होगी। फिर गवर्नमेंट ने क्या दिमाग लगाया, गवर्नमेंट ने स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, अब बड़ी इंडस्ट्री के अंदर मशीनें ज्यादा होती हैं, काम करने वाले कम होते हैं, जाहिर सी बात है। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज ये वो इंडस्ट्रीज थी जो आपकी जो लोग ज्यादा लेती है, यानी कि लेबर इंटेंसिव होती है, मशीनें कम होती है। इसमें सरकार ने इसको प्रमोट किया। सरकार का दिमाग देखो, उन्होंने कहा
सबसे पहले तो इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन। इस इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन का नुकसान समझो भाई, मैं अपने पूरे के पूरे गांव में अकेला बेचने वाला हूं और सब रोड टूटे फूटे पड़े हैं, कोई कहीं नहीं जा सकता, दूर दूर तक कोई नहीं बेचता। मेरी मर्जी, मैं कितने में ही बेचो, मैं खराब सामान बेचो कि अच्छा सामान बेचो, आई हैव नो कंपटीशन, सो आई हैव नो इंसेंटिव एंड नो फियर। भाई मेरे को कोई डर ही नहीं कि मेरे से ही लेंगे तो इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन ने ये गलती कर दी, वरना बाहर की कंपनीज आती और इंडियंस को दिखता कि कंपटीशन है, वो अच्छा करते, बट दे डिडंट। अब स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को प्रमोट किया, और किस हद तक प्रमोट किया, कहा कि बड़ी इंडस्ट्रीज यानी कि लार्ज स्केल इंडस्ट्री वो सामान बनाएंगी जो सामान स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज नहीं बना सकती। बड़ी अजीब बात कि जो चीज स्मॉल स्केल इंडस्ट्री से नहीं बनेगी वो लार्ज इंडस्ट्रीज बनाएंगी। और उनको भी डेवलपमेंट और डाइवर्सिफिकेशन के लिए क्या चाहिए, IDRA यानी कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट। फिर उन्होंने क्या किया, मोनोपोली रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट, ये भी एक्ट इन्होंने पास किया। क्योंकि क्या हो जाता था कि कई बार क्या होता कि मान लो एक एरिया में एक इंडस्ट्री खुलनी है और मैं खरीद लूं उसको और उसको खोल लूं ही ना, नहीं खोल रहा जी, मैंने खरीद तो ली, खोल लूं ना खोल लूं मेरी मर्जी, कॉम्पिटिटर को रोकने के लिए। सो मोनोपोलीज एंड रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट थे, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट रेगुलेशन एक्ट थे। अब क्या हुआ इससे कि गड़बड़ हो गई, यहां प्राइमरी से सेकेंडरी में तो जा ही नहीं पाए, और फिर इंडिया को झटका लगा। 1991 जुलाई 1991 में न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, कंप्लीट शिफ्ट, नाउ यू टर्न, नाउ योर इकोनॉमी बिकम लिबरल, LPG लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। और वो झटका इंडियन इकोनॉमी को लिए क्या लगा कि सेकेंडरी सेक्टर दब गया। चाइना बिकम द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर, जाइंट बन गया चाइना सेकेंडरी में। अब आपकी पॉपुलेशन कहां गई, नाउ योर एंटायर पॉपुलेशन शिफ्टेड टू टर्शरी, एंड दैट इज व्हाई दिस इज द रीजन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ टर्शरी सेक्टर। सर ये है पूरी बात, बट इन योर NCERT इट इज नॉट मेंशन्ड, बिकॉज NCERT एक्सपेक्ट्स कि आपकी टीचर आपको बताएंगे, और यह आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना पढ़ते हैं। कुछ लोगों के लिए मेरी सब बातें बेकार हो सकती हैं क्योंकि मैंने NCERT से बाहर बताया, कुछ लोगों के लिए ये बातें समझने की हो सकती है कि यार अब पता चला कि हमारे यहाँ पे टर्शरी क्यों डेवलप हुआ, अब पता चला जी कि सेकेंडरी और टर्शरी में जॉब्स क्यों नहीं थी। तो ध्यान से समझो, समझते चलो और अपने फैक्ट्स को याद करते चलो। अब हम देखते हैं, ये प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी का हमने देखा, और हमने देखा कि अब टर्शरी के डेवलपमेंट को देखेंगे अब कि टर्शरी सेक्टर के डेवलपमेंट के पीछे क्या क्या कारण है। अब हम देखते हैं टर्शरी के डेवलपमेंट के पीछे के रीजंस को। देखो सर, टर्शरी मतलब सर्विसेज, तो सबसे पहला तो बेसिक सर्विसेज। किसी भी देश की सरकार को अपने लोगों को हॉस्पिटल्स, अपने स्कूल्स, ब्रिजेस, डैम, बहुत सी चीज़ें बनानी होती हैं, बहुत सी सर्विसेज प्रोवाइड करवानी होती हैं। तो बेसिक सर्विसेज प्रोवाइड करवाई गई, तो सर्विसेज जब प्रोवाइड करवाई गई तो सर्विस सेक्टर की डेवलपमेंट हुई। दूसरा क्या हुआ, हमने एक चीज़ देखी थी कि प्राइमरी प्लस सेकेंडरी की डेवलपमेंट हुई। जब प्राइमरी सेक्टर बढ़ता है और टर्शरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर बढ़ता है, तो हमें टर्शरी की जरूरत पड़ती है। हमने देखा था व्हीट, बिस्किट, उनको ट्रांसपोर्ट करना है, टर्शरी की है। तीसरा है सर इनकम लेवल। सर जैसे जैसे इनकम बढ़ेगा मुझे नई नई चीज़ों का शौक होगा, नई नई सर्विसेज का शौक होगा कि मेरे देश में मेट्रो होनी चाहिए, मेरे पास गाड़ी होनी चाहिए, मैं अपनी गाड़ी में घूमूंगा, मेरे पास KTM होनी चाहिए। तो डिफरेंट सर्विसेज की डिमांड बढ़ेगी और सर्विसेज मांगी जाएंगी कि हमें तो सुपर फैसिलिटी हॉस्पिटल्स चाहिए, लग्जरी रेस्टोरेंट्स चाहिए। ऐसी इनकम लेवल के बढ़ने पे बढ़ेगा। और क्या होगा जी, और इसमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का, IT का तो आपने देख ही लिया ना कि इंडिया का टर्सरी सेक्टर डेवलप होने के पीछे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का कितना बड़ा रोल था, वो मैंने पूरा समझाया। ये टर्सरी के बढ़ने के रीजंस है, 1 मार्क्स में आ सकता है। 4 दे दें कि 4 में से कौन सा नहीं है, तो आप बता देंगे कि जी ये नहीं गया, ठीक है। अब दूसरे हमारे पास जो डिवीजन है वो किसके अकॉर्डिंग है, वो कहता है कि जी
ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग है वहां पे कि इस ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर कैसा है। अब इसने दो पार्ट्स में बांटा सर, ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर सर एंड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। सर 1 मिनट का चैप्टर है या नहीं पूरा ये ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड, इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, सीधा सीधा है, ये पूछेंगे नहीं। कहता है ऑर्गेनाइज सेक्टर वो होता है, मैं आपको बता दूं, जिसमें 10 या 10 या 10 से ज्यादा लोग काम करते हैं, वो ऑर्गेनाइज सेक्टर। ऑर्गेनाइज सेक्टर को गवर्नमेंट के सभी रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने। याद रखना, ऑर्गेनाइज सेक्टर का मतलब ये नहीं है कि ये सरकारी बैंक या सरकारी स्कूल या सरकारी हॉस्पिटल है। इसका मतलब है कि गवर्नमेंट के रूल्स मानने पड़ेंगे। याद रखना, यहां पर प्राइवेट और सरकारी का कोई सिस्टम नहीं है, नो पब्लिक नो प्राइवेट, सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन की बात चल रही है कि 10 से ज्यादा लोग मतलब ऑर्गेनाइज सेक्टर। गवर्नमेंट के सभी रूल्स यहां पर लागू होंगे। लेबर प्रोटेक्शन लॉज यानी कि फैक्ट्रीज एक्ट और भी बहुत सारे एक्ट्स हैं, वो सब लागू होंगे। यहां पर वर्किंग कंडीशंस जैसी होनी चाहिए वैसी होंगी, यानी कि प्रॉपर वर्किंग कंडीशंस होंगी, यहां सेफ्टी होगी, सिक्योरिटी होगी, यहां वो सब चीजें होंगी जो सही काम करने के लिए गवर्नमेंट डिसाइड कर देगी, वो सब कुछ यहां पर आपको मिलेगा। और ऑर्गेनाइज सेक्टर में भी अगर वो गवर्नमेंट कंट्रोल है, पब्लिक, ऑर्गेनाइज सेक्टर में कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप लोग सीधा उसको सरकारी समझ लेते हो, पब्लिक समझ लेते हो। नहीं, अगर वो पब्लिक सेक्टर है तो उसमें तो और भी ज्यादा फैसिलिटीज बढ़ जाती हैं, जैसे कि पेड हॉलीडेज। यहाँ पेड हॉलीडेज का भी प्रोविजन होता है, पेंशन्स का प्रोविजन होता है। आप प्रोविडेंट फंड बनाएंगे और लास्ट में आपको पेंशन मिल जाएगी, ग्रेचुइटी आपको मिलेगी, ये सब चीजें इसके अंदर है। और यहां पर फिक्स्ड वर्किंग आवर्स है। सर ये समझने का नहीं है, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप इस चीज को पढ़ के और कुछ समझ लेंगे, बेशक थोड़ा सा पार्ट स्किप कर दो, नो प्रॉब्लम, लेकिन यहां ये सब चीजें हैं और यहां ये सब चीजें नहीं। यहां मालिक कभी भी कह सकता है कि आप जाइए, आपकी जरूरत हमें नहीं है। यहां मालिक ऐसे नहीं कह सकता, यहां प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन से काम होगा। कह तो यहां भी सकता है, कह तो यहां भी सकता है, सिर्फ लिखने का नजरिया है। सपोज एक बहुत बड़ा स्कूल है, प्राइवेट स्कूल है मान लीजिए, ऑर्गेनाइज सेक्टर का काम वो है, उसमें 200 टीचर हैं और उस स्कूल का मालिक अपने एक टीचर से कहता है कि सर वी डू नॉट रिक्वायर यू, प्लीज कल से मत आइएगा। तो क्या करेगा वो टीचर? वो जाएगा, बस हो गया, खत्म, टाटा बाय बाय फिनिश। लेकिन यहां उसकी प्रोटेक्शन के लिए बात देखें, उसकी वर्किंग कंडीशन तो अच्छी है। यहां वर्किंग कंडीशन कैसी भी हो सकती है, यहाँ कोई हिसाब किताब नहीं है। यहाँ आप अगर हैजार्डियस वर्क है, कोई ऐसा इंडस्ट्रीज का काम है, तो उसमें अब तो 14 से बढ़ा करके 18 एज कर दी गई है, 18 से पहले नहीं लगा सकते। यहाँ तो कुछ भी करो, यहाँ पर आपके लिए फिक्स्ड वर्किंग आवर्स हैं। और अगर आपसे पार्ट टाइम करवाया गया, एक्स्ट्रा काम करवाया गया, तो आपको एक्स्ट्रा पे भी मिलेगी, एक्स्ट्रा पे मिलेगी। बोला हाँ जी मिले तो भी, लेकिन एक्स्ट्रा पे का प्रोविजन यहाँ है नहीं। यहां अगर आपने पेंशन, यहां पेंशन की बात कर रहे हो, ग्रेचुइटी की बात कर रहे हो, पेड हॉलीडेज की बात कर रहे हो, यहां पेड हॉलीडेज है? बोले नहीं जी, यहां गवर्नमेंट का कंट्रोल है। गवर्नमेंट का कंट्रोल तो हर जगह है, यहां थोड़ा कम है। ऐसा मत लिखना कि दीज आर नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट, थोड़ा बाहर रहते हैं, कंट्रोल आता नहीं है, बट ऐसा नहीं है कि सरकार की नजरें इन पर नहीं होती। सरकार क्या करती है, जब जीडीपी का एस्टिमेशन होता है तो सरकार ऑर्गेनाइज्ड का तो डेटा लेती है, एनएसओ, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइज्ड का ले लेती है और इसी के बिहाफ पर अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर का एस्टिमेट कर देती है। तो ये कलेक्शन भी नहीं कर पाते इनका तो डेटा का, ये एक डिफरेंस है ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड। थर्ड और लास्ट हमारा जो डिवीजन इन्होंने किया वो किया पब्लिक और प्राइवेट। बेसिस लिया ओनरशिप एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी। ओनरशिप का मतलब कि यहां पर जो चीजें होंगी उनको ओन कौन करेगा और जनता को वो सर्विसेज या वो गुड्स प्रोवाइड करवाने की रेस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी? पब्लिक सेक्टर। अब पब्लिक को आप सीधा सरकारी समझ लेते हो। एक तो हमारे यहाँ जनरलाइज करने की बहुत दिक्कत है कि हम देखेंगे फिर सीधा जनरलाइज कर देंगे कि ये तो सरकारी नहीं।
पब्लिक सेक्टर में क्या है कि हो सकता है एंटायरली ओन्ड बाय गवर्नमेंट, क्या लिख दिया मैंने ये, एंटायरली ओन्ड बाय गवर्नमेंट, हो सकता है पार्शियली ओन्ड बाय गवर्नमेंट। भाई हो सकता है किसी ऑर्गेनाइजेशन में गवर्नमेंट का 100% शेयर है, किसी में 80% शेयर है, किसी में 30% शेयर है, किसी में 5% शेयर है। तो गवर्नमेंट का शेयर जहां है वो पब्लिक सेक्टर है। प्राइवेट सेक्टर में गवर्नमेंट का शेयर कम होता है। किसमें? देखो गवर्नमेंट का मैं आपको बताना भूल गया, सॉरी, 50% से ज्यादा शेयर पब्लिक और 50% से कम शेयर प्राइवेट। प्राइवेट सेक्टर में गवर्नमेंट पार्टिसिपेट तो कर सकती है, उसका शेयर 50% से कम होना चाहिए। अब इसमें क्या है कि ओनरशिप और रिस्पॉन्सिबिलिटी पब्लिक सेक्टर की गवर्नमेंट के ऊपर होती है मेनली। अब गवर्नमेंट ने और प्राइवेट सेक्टर में अब फिर से 12th से कनेक्ट होगा। मैं क्या करूं इसको, क्योंकि 12th से कनेक्ट कैसे होगा कि पहले आपने जब रेस्ट्रिक्शंस लगाई तो आपने कहा कि गवर्नमेंट बताएगी जी क्या बनाना है, कैसे बनाना है, सब कुछ हम बनाएंगे, हम बताएंगे आपको, उसके अकॉर्डिंग करो। और सब कुछ गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग था, सब कुछ गवर्नमेंट के कंट्रोल में था। अब मुझे एक बात बताइए, क्या रेस्टोरेंट्स गवर्नमेंट को बनाने चाहिए? भाई गवर्नमेंट को क्या चीज बनानी चाहिए? देखें आप, वो चीज जो प्राइवेट आदमी नहीं बना सकता, जैसे डैम्स, या बना भी सकता है, मतलब प्राइवेट आदमी डैम तो बना देगा, या प्राइवेट आदमी आपको इलेक्ट्रिसिटी तो आपको दे देगा प्राइवेट आदमी, लेकिन उसका कॉस्ट देखो ना, कॉस्ट आपको कितनी महंगी पड़ेगी, कितनी महंगी पड़ेगी। जहां गवर्नमेंट आपको सस्ते दामों पे देती है, ये लोग या तो वो चीज बना नहीं सकते, बड़े बड़े ब्रिजेस, इतने बड़े बड़े काम, इतने बड़े बड़े आपके वो बनाने होते हैं, इनको डैम्स बनाने होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करवानी होती है, फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड्स में भी गवर्नमेंट आपको सब्सिडी देती है। वो सब काम यदि प्राइवेट सेक्टर करे तो कॉस्ट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, आप लोगों की जेब खालियां हो जाएंगी। गवर्नमेंट उसको काम को करती है, यानी कि गवर्नमेंट को वो काम करना चाहिए जो प्राइवेट सेक्टर नहीं कर सकता। जनरल बात है, गवर्नमेंट अपनी मनी टैक्सेस से लेती है, टैक्सेस गवर्नमेंट लेती है, इसीलिए गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट इलेक्ट्रिसिटी पर सब्सिडी दे देती है आपको। गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट मिनिमम सपोर्ट प्राइस के ऊपर प्राइस आपसे खरीदती है और राशन शॉप्स पे आपको लो प्राइस पे देती है। तो गवर्नमेंट सोशल वेलफेयर करे, ये प्रॉफिट कमा ले। तो जहां सोशल वेलफेयर की बात आए वहां गवर्नमेंट काम करे, जो प्राइवेट सेक्टर नहीं दे सकता, सस्ते दामों में नहीं दे सकता, वह गवर्नमेंट काम करे। अर्लियर इंडियन गवर्नमेंट यूज्ड टू डू एवरीथिंग, कि रेस्टोरेंट भी हम बनाएंगे, हमारी मर्जी से होगा, मतलब टोटल कंट्रोल अपने हाथ में ले रखा है। ऐसी सिचुएशन को अवॉइड करना चाहिए। अब इस चैप्टर में एक छोटा सा पार्ट आपका बचता है और वो आता है कि एक जगह जिक्र हुआ अनएम्प्लॉयमेंट का। अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब सीधा वो होता है कि एग्जिस्टिंग वेज रेट पर काम करने के लिए आपकी काम करने वाली जो पॉपुलेशन है, वर्किंग पॉपुलेशन, यानी कि 15 साल से और 59 तक। रिमेंबर, 13 साल का लड़का अनएम्प्लॉयड है, क्या अनएम्प्लॉयमेंट स्टेटस में काउंट होगा? 1 मार्क्स का क्वेश्चन बन सकता है। देन यू विल से कि नो, क्योंकि वो तो वर्किंग पॉपुलेशन में है नहीं। तो वर्तमान काम करने की दर पर, मतलब वेज रेट पे काम करने को तैयार हैं, 15 से 59 साल उनकी उम्र है, लेकिन फिर भी काम नहीं मिल रहा, दैट इज अनएम्प्लॉयमेंट। फिर आती है जी डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट मैंने आपको बता ही दिया, व्हेन मोर देन रिक्वायर्ड आर एंगेज्ड। अब एक क्वेश्चन आता है कि कैसे, वेरी इंपॉर्टेंट, कि हाउ टू रेज एम्प्लॉयमेंट, कि एम्प्लॉयमेंट कैसे बढ़ाएं। आपकी बुक में मेनली दिया गया है रूरल एरिया का, मेनली रूरल। तो मैं कहता हूं कि भाई आप रूरल एरिया में काम करते हैं तो सबसे पहले आपको क्या चाहिए, सबसे पहले क्या चाहिए? देखो ये एक फार्म है, इस फार्म में जब आप कोई भी एग्रीकल्चर रिलेटेड एक्टिविटी करेंगे, देन व्हाट यू विल नीड, यू विल नीड सीड्स, यू विल नीड फर्टिलाइजर, यू विल नीड पेस्टिसाइड्स। तो गवर्नमेंट क्या करे, यू विल नीड ट्रैक्टर टू। तो गवर्नमेंट क्या करे, गवर्नमेंट 2 थिंग्स। गवर्नमेंट फर्स्ट लोन दे दे सस्ते इंटरेस्ट पर, यानी कि लो इंटरेस्ट रेट के ऊपर आपको लोन दे दे गवर्नमेंट, ताकि आप ट्रैक्टर ले आए। और गवर्नमेंट क्या करे, गवर्नमेंट आपको सब्सिडी दे दे, फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड पर सब्सिडी दे दे, यानी कि उसकी प्राइस 2000 में सरकार खरीद ले और आपको 1000 में दे दे। 1000 रुपए की सब्सिडी मिल गई, आपको सब्सिडी दे दे, आपको लोन दे दे। बोला यार बड़ा अच्छा काम हो जाएगा, बहुत बढ़िया काम। तीसरा क्या कर सकती है गवर्नमेंट, यार खेती हो गई,
अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसको निकाल लिया, ये मेरी प्रोडक्शन में आ गई, मान लो 100 क्विंटल्स, तो गवर्नमेंट ट्रांसपोर्टेशन के लिए फैसिलिटीज़ दे दे, अच्छा सा ऐसा सिस्टम हो कि मेरी ट्रांसपोर्टेशन, मतलब मैं अपने यहाँ से और मंडी तक बेचने जाऊँ तो ज़्यादा खर्चा ना आए, ट्रांसपोर्टेशन की सर्विसेज दे दे गवर्नमेंट। या गवर्नमेंट क्या करेगी, इस मंडी में भाव कम चल रहा है, गवर्नमेंट ने भाव कम दे रखा है, तो गवर्नमेंट मुझे कोल्ड स्टोरेज दे दे। कोल्ड स्टोरेज, कोल्ड स्टोरेज का मतलब ऐसी फ्रूट्स, ऐसी सब्जियां, ऐसी चीजें जो जल्दी खत्म हो जाती हैं, पेरिशेबल गुड्स बोला जाता है इनको, ऐसी चीजें जब जल्दी खत्म हो जाती हैं उनको स्टोर करने के लिए कोल्ड स्टोरेज दे दे तो मजा आ जाए। तो गवर्नमेंट कोल्ड स्टोरेज की प्रोवाइड करवा दे। बोले यार ये गवर्नमेंट अगर इतना सब बकवास कर ही रही है तो क्यों ना हमारे गांव के पीछे एक इंडस्ट्री लगा दे, हम अपने गांव की सारी फसलें वहां ले जाएं और मशीनों में दे दें। तो ये लोग क्या सोच रहे हैं कि अब की गवर्नमेंट यहाँ इंडस्ट्री लगा दे ताकि हमारे गांव के जो लोग खेती में नहीं लगे हुए वो लोग इंडस्ट्री में काम कर ले, जिनके पास खेत नहीं है, काम नहीं है, बाबूजी हमारे पास खेत नहीं है, हम आपके खेत में काम कर ले, वो यहाँ पर काम कर लेंगे, उनको स्किल्स एक्वायर करने में हेल्प होगी और यहाँ प्रोडक्शन बढ़ेगी। चाइना ने भी यही किया। चाइना में आप पढ़ेंगे ग्रेट लीप फॉरवर्ड, वेरी इंपॉर्टेंट सर, कहा कि ओपन इंडस्ट्रीज इन द बैकयार्ड ऑफ योर हाउसेज, अपने घरों के पीछे इंडस्ट्री खोल लो। तो अब ये सब करे गवर्नमेंट, कोल्ड स्टोरेज कर दे गवर्नमेंट, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज लगा दे, एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्रीज लगा दे सेमी रूरल एरियाज के अंदर। लेकिन गवर्नमेंट करती नहीं है। तो गवर्नमेंट ये सब कर देगी तो फिर अगले चुनाव में मुद्दा क्या रहेगा, जब हम अनएम्प्लॉयमेंट होगी ही नहीं तो कोई सरकार ऐसे बोल पाएगी कि भाइयों और बहनों हम आपकी सारी अनएम्प्लॉयमेंट हटा देंगे, ऐसे होगा ही नहीं। सेकंड थिंग इज कि गवर्नमेंट को इतना सब फंड्स कहाँ से आएगा, टैक्स कुछ ही करोड़ लोग भरते हैं, गवर्नमेंट के पास कोई ऐसे मशीन थोड़ी है कि छाप दे नोट और बना दे। तो जब टैक्स पेयर्स बढ़ जाए इंडिया के अंदर, या तो अगर इंडिया की सारी पॉपुलेशन टैक्स देने लग जाए तो बना देगी, क्या दिक्कत, दुनिया भर का पैसा होगा। दूसरी सिचुएशन कहती है कि अब आपकी प्लानिंग कमीशन 1 जनवरी 2015 से हट गई है, अब प्लानिंग कमीशन की जगह नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया नीति आयोग बन गया है। प्लानिंग कमीशन प्लान बनाती थी 5 साल के लिए, नीति आयोग शॉर्ट टर्म प्लान्स बनाता है कि टक से खेलेंगे और तुरंत स्कोर करेंगे, मतलब ये टेस्ट है तो वो 2020 है। अब प्लानिंग कमीशन कहती है, ये इंपॉर्टेंट प्लीज, कि एजुकेशनल सेक्टर में, यानी कि एजुकेशन में आप 20 लाख जॉब्स क्रिएट कर सकते हो, 20 लाख से भी ज्यादा, 20 लाख से ज्यादा, और टूरिज्म में 36 लाख जॉब्स, 36 lakh jobs can be created in tourism sector and 20 lakh jobs can be created in education sector as per the reports of planning commission, erstwhile planning commission। अब ये चैप्टर समाप्त होता है, इस चैप्टर को पढ़ लेना, इस चैप्टर की वीडियो 2-3 बार देखनी पड़ेगी, डेफिनेट देखनी पड़ेगी, एक बार में समझ में नहीं आएगा, एक बार में समझ में आ जाता है तो बहुत अच्छी बात है, यानी कि आपने खूब अच्छे से बादाम खाए हैं अपने जीवन में। लेकिन फिर भी इस चैप्टर को पढ़ते रहना ज़रूरी है क्योंकि चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट लिख दी गई हैं, लाइनें बहुत इंपॉर्टेंट लिख दी गई हैं, पीछे का लॉजिक नहीं समझाया, पीछे का लॉजिक नहीं समझ में आएगा तो तुम याद तो कर लोगे, तुम क्रैम तो कर लोगे, बट इन हायर क्लासेस क्रैमिंग चलेगी नहीं, सीरियसली नहीं चलेगी। तो आप प्लीज़ इस चैप्टर को पढ़ते रहें, रिवाइज करते रहें, चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, शेयर करते रहें, लाइक करते रहें, और कोई डाउट होता है तो इंस्टाग्राम पे आके पूछ सकते हैं। थैंक्स अ लॉट।